हेलो, दिस इज के सर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। और ये क्लास जो होगी ये 12th के लिए होगी, साथ में नीट के लिए भी होगी और साथ में जेई के लिए भी होगी। नीट, जेई या 12th में जो हम पढ़ाएंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा डेफिनेटली। केवल वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहली बात है विद्युत रसायन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखो, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको क्या लेना है, आप एक गिलास लीजिए। एक गिलास ले लिया और गिलास के अंदर मान लो आपने वाटर भर दिया, H2O भर दिया। अब इस वाटर के अंदर आप कोई दो छड़ ले लो, जैसे कि पेंसिल की छड़ ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो दो, उनके अंदर ग्रेफाइट हो सकता है, कोई और भी वायर ले सकते हो। दो वायर ले लिया आपने, इस तरीके से दो तार लिए और ये पानी लिया, पानी के अंदर इस तार को डाल दिया और साथ में ये जो पानी है इस पानी के अंदर आपको नमक का मिक्सर डाल देना है, कुछ मात्रा में नमक मिला देना है। तो क्या हुआ, आपने गिलास लिया, गिलास के अंदर पानी, पानी में आपने नमक मिलाया और उसके बाद इसमें कोई दो रोड डाल दो, पेंसिल की छड़ डाल दो या कोई वायर, कोई तार डाल दो। उसके बाद आप ये जो वायर्स हैं, अगर इन वायर को अपनी जबान पर लगाओगे तो आपको एक करंट महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिलास में भर रहा है ये केमिकल है। केमिकल है, केमिकल का मतलब ये एक रसायन है और इसके अंदर एक ऊर्जा है। इसके अंदर जो ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। वो आपको करंट के फॉर्म में लग रही है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा की फॉर्म में आपको महसूस हुई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वो आपको महसूस हो रही है। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि ये जो नमक और पानी का मिक्सर है, जब आप इसके अंदर से ये करंट का फ्लो हो रहा है और ये आपकी जबान पे महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल की एनर्जी है वो विद्युत ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो दूसरे नजरिए से क्या करना है, एक आपको बैटरी लेनी है। ये कोई बैटरी लीजिए। बैटरी के दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या किया आपने, एक भाग को, ये जो एक तार था, एक तार को बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया, दूसरे तार को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। जब ऐसा किया तो आपने क्या देखा, आप देखोगे कि बैटरी से जुड़ने के बाद ये बैटरी का करंट यहाँ पे जा रहा है। बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो यहाँ पे जा रही है इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सर में। और यहाँ पे हमें कुछ बबल्स निकलते हुए, बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ झाग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैटरी की जो विद्युत ऊर्जा थी, इस बार वो किस में कन्वर्ट हुई, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। इस बार बैटरी की विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, शुरू में जो रासायनिक ऊर्जा थी वो हमने किस में कन्वर्ट करी, जब जबान पे करंट लगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी। लेकिन अगर बैटरी लगा दी तो हमने देखा कि नीचे की ओर बबल्स निकल रहे हैं, झाग निकल रहे हैं, करंट निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी की जो विद्युत ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में इस बार परिवर्तित हो रही है। यानी कि मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये बात देखी कि वैद्युत ऊर्जा जो है वो तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है और फिर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित हो रही है। तो इन चीज का हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी कि विद्युत रसायन के अंदर। तो अब समझो विद्युत रसायन की डेफिनेशन। विद्युत रसायन का मतलब यह हुआ कि विद्युत रसायन जो है ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, केमिस्ट्री की एक शाखा है। ये रसायन विज्ञान की वो वैसी शाखा है, ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उस शाखा को कहा जाता है विद्युत रसायन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या कहा मैंने कि रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता चल गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर और बातें। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप बिजली के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बिजली के अंदर सबसे पहली एग्जाम्पल आप जानते हैं सेल।
बिजली जब आप सोचते हैं तो सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है सेल या बैटरी। अब ये सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, तो देखो समझो, सेल का मतलब होता है, हमने जो ये बर्तन लिया था, हमने जो ये पात्र लिया था, ये जो गिलास लिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये बर्तन लिया था ना हमने, जिसके अंदर केमिकल भरा था और वहां पे बैटरी से जोड़ा था। तो ये जो बर्तन है, बर्तन यानी कि ये जो पात्र है, इस पात्र में हमने क्या किया, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कराया और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराया। तो ये जो पात्र है, जिस पात्र में ये घटना हुई, जिस पात्र में ये फिनोमिना हुई, उस पात्र को कहते हैं हम सेल। यानी सेल का मतलब क्या हुआ, वह पात्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह पात्र सेल कहलाता है। तो सेल का मतलब बताइए क्या हुआ, सेल किसे कहते हैं, वह पात्र जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है। ठीक है भाई। अब सेल भी दो प्रकार की होती है, समझे। सेल भी मैंने बताया दो प्रकार की होती है। एक सेल होती है विद्युत अपघटनी सेल, एक सेल होती है विद्युत अपघटनी सेल, इंग्लिश में कहेंगे इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी सेल होती है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो प्रकार की सेल होती है, मैंने बताया कि सेल दो प्रकार की होती है। पहली सेल कौन सी, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल होती है। दूसरी सेल होती है विद्युत रासायनिक सेल। अब समझो विद्युत अपघटनी सेल क्या है। ऊपर के जो केस में आपने समझा था, ऊपर के केस में पहले आपने क्या समझा था, एक ही केस तो आपने ये देखा था कि जो पानी और नमक का मिश्रण है, जबान पे लगा रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रही है। दूसरे केस में आपने ये समझा था कि जो बैटरी से इन तार को, वायर को जोड़ा जाता है तो नीचे कुछ बबल्स निकल रहा है। यानी मतलब क्या हुआ, जब बैटरी से जोड़ा था तो बैटरी से जोड़ने के बाद हमने ये देखा था कि बैटरी की जो वैद्युत ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रसायन को परिवर्तित कर रही है। यानी बैटरी की वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो अगर कोई ऐसी सेल होगी तो उस सेल को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि वह सेल होगी, विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होगी जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उस सेल को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। इसके बाद आती है विद्युत रासायनिक सेल। ये क्या होती है, तो देखो जो केमिकल्स की वजह से आपको जुबान पे करंट लगा था, वो रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी। तो अगर कोई ऐसी सेल होगी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उस सेल को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। मैंने बताया सेल दो प्रकार की होती हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या करती हैं, जो विद्युत का अपघटन कर देती हैं और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती हैं। और विद्युत रासायनिक सेल, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाती हैं। इतनी बातें आपको याद हो गई। आगे चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में विद्युत रासायनिक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक दिया है, और वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। वो एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल के बारे में हम देखिए भाई, गैल्वेनिक सेल को शुरू करने से पहले आपको गैल्वेनिक सेल तब समझ में आएगी, कुछ बेसिक्स आपको इसके बारे में आने चाहिए। बेसिक्स कुछ पता होंगे तो गैल्वेनिक सेल समझ में आ जाएगी। बेसिक्स क्या है, देखिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूं, गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए आपको कुछ बातों का नॉलेज जरूरी होना चाहिए जो 11th क्लास में आपने पढ़ी थी। उन बातों को एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहली बात ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गैल्वेनिक सेल को समझने से पहले आपको ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपचयन के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। रिडक्शन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको रिडॉक्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। रिडॉक्स के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये बात आपको पता चलेगी। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली वर्ड हमें दिखाई दे रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है अपचयन। थर्ड वर्ड हमें दिखाई दे रहा है रिडॉक्स। अब सबसे पहली बात, ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब बेसिक्स फिलहाल इतनी बात समझ लो कि अगर कोई एलिमेंट्स है और वो अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का एस्केप करना अपचयन कहलाता है। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास जैसे जिंक लिखा है। जिंक क्या करता है,
जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो जिंक पे कौन सा चार्ज आ जाता है? +2। जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालता है उस पर उतना ही प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा ये किसका है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। यानी जिंक से बना है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देखो बाहर फेंक दिए, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब बात आती है अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है। जबकि अपचयन में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं फेंकेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन एस्केप्ट करेगा। जैसे हमारे पास कॉपर है, देखो कॉपर क्या कर रहा है? अगर हमारे पास कॉपर +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनेगा? Cu। यानी कि वहां पे जो रिएक्शन हो रही है उसका ये अपोजिट है। कॉपर क्या कर रहा है? वो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एस्केप कर रहा है, तो उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का लेना, ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। अब वर्ड आता है हमारे पास रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या है? देखो रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि मतलब ये हुआ रेडॉक्स के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया, वे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम होते हैं, उन्हें कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लो हमारे पास, जैसे कि भाई लिखा है हमारे पास, मैंने लिख दिया आपको Zn+Cu+2 और बन गया हमारे पास Zn+2 और साथ में हमारे पास बन गया है Cu। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से उस पर प्लस चार्ज आया। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर +2 देखो क्या कर रहा है? कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इट मींस दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। आगे पहुंचो इसके बाद, अब हम गैल्वेनी सेल को विस्तार से समझेंगे। आपको ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स का मतलब भाई पता चल गया है। अब हम समझते हैं गैल्वेनी सेल को। तो देखिए सबसे पहले गैल्वेनी सेल को समझने के लिए हम एक इसका गैल्वेनी सेल का बैटरी बनाते हैं, परिपथ व्यवस्था समझाते हैं। उसको समझाने से पहले आपको एक बेसिक्स एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल चीज पे आपको हम लेके जाते हैं। देखिए सबसे पहले गैल्वेनी सेल बनाने के लिए आप ऐसा समझ लो, आपने कोई बर्तन ले लिया, आपने कोई पात्र लिया। केवल कुछ इमेजाइन करा रहा हूं गैल्वेनी सेल के बारे में, कुछ चीजें आपको ऐसा कल्पना करनी है। उसके बाद हम व्यवस्था को पूरी तरीके से समझेंगे। आपने क्या किया? कोई बर्तन ले लिया, कोई डिब्बा ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, पात्र ले लिया, ठीक है। अब क्या किया आपने? इसे इसके बीच में कोई ऐसा कुछ पोर्शन लगा दिया, ठीक है। कुछ ऐसा पोर्शन आपने लगाया और पोर्शन लेने के बाद आपका ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। मान लो आपने इस भाग में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया। इस भाग में मान लो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, विलयन ले लिया भाई। इसके बाद क्या किया आपने एक जिंक की, अब देखो एक आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया, लवण सेतु साल्ट ब्रिज को आपने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद आपने इसे बंद कर दिया। मैंने क्या बताया? बर्तन के अंदर इधर जिंक सल्फेट भर दिया, इधर कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया और बीच में एक नलिका आती है, ये लवण सेतु साल्ट ब्रिज, जिसे आपने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया आपने? यहाँ पे जिंक सल्फेट में जिंक की कोई छड़ खरीद के लाए, कोई रोड खरीद के लाए और उसे यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है। और इसी तरीके से कॉपर की रोड खरीद के लाए, उसे यहाँ पे आपने डाल दिया। डालने के बाद आप देखोगे कि भाई अब आपकी बैटरी बन गई है, ये आपकी बैटरी बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इसमें एक वायर निकालें, इसमें से एक वायर निकालें और यहाँ पे इस वायर से बल्ब को कनेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका बल्ब जल रहा है। इस तरीके से हमारी सेल जो है वो बन के प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई। और ये जो सेल है, ये मैंने जो सेल बताई है, ये बेसिकली गैल्वेनी सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल है। अब इसे हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। केमिकल सेल है, रासायनिक सेल है। और ये बात ध्यान रखें कि इसका नाम गैल्वेनी क्यों पड़ा? क्योंकि गैल्वेनी एक साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे वोल्टा। उन 2 साइंटिस्टों ने इसे दी थी, इसलिए इसका नाम गैल्वेनी सेल भी कह सकते हैं, इसलिए इसे वोल्टा सेल भी हम कह सकते हैं। तो देखिए गैल्वेनी सेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक व्यवस्था पे ध्यान दें। व्यवस्था अगर समझ जाओगे उसके बारे में फिर ऐसा आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गैल्वेनी सेल का मतलब क्या होता है? देखो ये एक रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल है। गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? वैद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे कहते हैं गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल का मतलब क्या है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, गैल्वेनी सेल कहलाती है, ठीक है। अब इस
उसको किसने दिया? गैल्वेनी वैज्ञानिक ने और वोल्टिया ने, इसलिए इसे गैल्वेनी या वोल्टिया सेल भी कहा जाता है। इतनी बातें लिख दी। अब इसकी आप व्यवस्था पे ध्यान दो, अरेंजमेंट पे इसकी ध्यान दीजिए, व्यवस्था पे ध्यान दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सेल के बारे में हमें लिखना क्या है। कैसे? समझो विस्तार से, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हमने बीकर ले लिया या कोई पात्र ले लिया, ठीक है। दूसरा यहां पे इसी के पास एक और हमने पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया। अब होगा क्या, बर्तन लेने के बाद 2 बर्तन खाली ले लिए, खाली बर्तन लेने के बाद एक में हमने भर दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कोई बात देख रहे हो आप दोबारा से, ठीक है, जो भी मैंने बताया था। दूसरे पात्र में आपने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 का मिक्सर आपने ले लिया। इतना काम करने के बाद अब आपको इस वाले भाग में जिंक की एक रोड डुबा देनी है, जिंक की एक रोड डुबा देनी है आपको इस तरीके से। ये जो CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें आपको कॉपर की रोड डुबा देनी है, Cu की रोड डुबा देनी है इसके अंदर, Cu की रोड डुबा दी, ठीक है। ये Zn की रोड है और ये Cu की रोड है, आपने डुबा दिया। अब डुबाने के बाद ये जो आपका मिक्सर, ये जो इतना वाला भाग है, इस भाग को कहते हैं हाफ सेल, अर्ध सेल। ये भी क्या बना, ये केवल सॉल्यूशन में आपने एक रोड डुबाई है, इसको कह रहे हैं हम, इतने वाले भाग को हाफ सेल यानी अर्ध सेल। ये भी अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल। अब इसे पूरी सेल बनानी है, तो पूरी सेल बनाने के लिए हम एक लवण सेतु साल्ट ब्रिज लेते हैं। ये कांच की नलिका होती है इस तरीके से, इसका आकार जो होता है वो यू के जैसा होता है, यू के आकार की एक नलिका होती है। इस नलिका को दोनों सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं। ये जो नलिका होती है इसको कहते हैं हम साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं इसे। इसके अंदर हम कुछ पदार्थ भरते हैं, इसके अंदर कुछ पदार्थ भरे होते हैं। वो पदार्थ कौन से हैं? अगर हो सकता है जिलेटिन हो सकता है, और जैसे कि NaCl हो सकता है। इस तरीके से कोई आयनिक पदार्थ भी इसके अंदर भरे जाते हैं। अब क्या किया, इसके अंदर डुबो दिया दोनों को, और इसके बाद इससे कोई वायर है, इसका कोई वायर है, इन्हों को वोल्ट मीटर से यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये तो बनके हमारी तैयार हो गई सेल। अब देखिए, अब व्यवस्था में होगा क्या क्या, अब इसके अंदर काम क्या क्या चलेगा। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास जिंक की छड़ है, जो हमने इसके अंदर डिप करी है, डुबाई है, हम देखेंगे कि जो जिंक है, जिंक की छड़ हमने डुबाई है, ये अपने एटम Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में देता रहेगा। ये अपने एटम Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में फेंकेगा, बाहर निकालेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे जमा हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस के इस छड़ पे आ जाएंगे, और अपना जो एटम है ये Zn+2 की फॉर्म में धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में बहाव करता रहेगा, जिससे जिंक की जो छड़ है वो धीरे धीरे पतली पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। दूसरे केस में अपोजिट होगा। दूसरे केस में क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर को इसमें लेगा, जिससे कॉपर की छड़ जो है वो मोटी हो जाएगी, और कॉपर पे आ जाएगा, कॉपर की छड़ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं एक बात ध्यान रखो, ये जो पात्र है ये लेफ्ट की साइड रखा है, ये लेफ्ट साइड रखा है। जहां लेफ्ट साइड वाला जो बर्तन होगा, पात्र होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि जो लेफ्ट वाली चीज़ है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये भी हमें पता चल रहा है कि जिंक +2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इसकी रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखो जरा, जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसकी रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Zn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और Zn+2 बना रहा है, Zn+2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देखो कि जिंक की छड़ पे इलेक्ट्रोड माइनस के इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जिंक की छड़ पे माइनस चार्ज। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक की छड़ पे माइनस चार्ज नजर आ रहा है, और जिंक की जो रिएक्शन है वो इस तरीके से है। दूसरे वाले भाग में अगर देखें तो दूसरे भाग में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें अपचयन होगा। जो ध्यान रखना, राइट वाले भाग में अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अपचयन होगा तो रिएक्शन लिख दो भाई कॉपर की। देखो कैसे लिखेंगे, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर। इसमें इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। इतनी बात हमने लिख दी, और कॉपर की छड़ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, जहां पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ गया जिंक की छड़ पे, यानी कि माइनस चार्ज का मतलब है कि जिंक की छड़ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो जब जिंक की छड़ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकलेंगे और निकल के ये इधर की ओर गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे, और ये कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है भाई।
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक हुआ? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से हो रहा है, माइनस वाले भाग से हो रहा है कॉपर की तरफ। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट का फ्लो किधर होगा, तो हमेशा ध्यान रखना करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। तो करंट का फ्लो कहां होगा? पॉजिटिव किस पे है? कॉपर पे। और निगेटिव किस पे? जिंक पे। तो करंट का जो धारा का जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, वो कॉपर से जिंक की तरफ होगा। अब अगर आप इतनी बात ध्यान रखें, इस प्रकार से ये सेल हमें बनके तैयार हो जाती है। हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भागते हैं, इधर की ओर करंट बहने लगता है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, वो बल्ब हमारा जल जाता है। इस प्रकार से हमारी जो गैल्वेनिक सेल होती है वो बनके तैयार हो जाती है भाई। अब इसके बाद इनकी जो रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन कैसे होती है उसे देख लो एक बार। कंप्लीट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, पूरी रिएक्शन, नेट अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन अगर हम देखें तो टोटल रिएक्शन कैसे हुई, देखो जिंक वाले भाग में की तो ये रिएक्शन है, जिंक वाले भाग में Zn है, भाग ले रहा है अभिकारक के फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में, तो हमने Zn को ऐसे ही उतार दिया, ऐसे ही उतार दिया Zn। उसमें रिएक्टेंट कौन भाग ले रहा है? Cu+2, तो हमने इसे उतार दिया Cu+2, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या क्या भाग ले रहे हैं इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है। प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है? जिंक वाले भाग में Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और वहां पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? केवल Cu बन रहा है, तो हमने लिख दिया Cu। अब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो फिनिश हो गए। तो क्या मिला हमें? देखो Zn+Cu+2, और बना हमारे पास क्या बन रहा है? Zn+2 प्लस साथ में बन रहा है Cu। ये हमारी नेट रिएक्शन कुल अभिक्रिया निकल करके आ जाती है। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है गैल्वेनिक सेल के अंदर। और इस रिएक्शन में आप ये देख रहे हैं कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, यानी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो रहे हैं, लिए भी जा रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये बात आपको पता चल गई भाई। तो गैल्वेनिक सेल तो आप पूरी तरीके से सीख गए, कैसे कैसे बनाई हमने, कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है। अब इसके बारे में कैसे लिखना है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो देखिए जरा एक बार, पहली बात आप ध्यान दें, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? ये क्या है? लवण सेतु है, ये साल्ट ब्रिज है। इस साल्ट ब्रिज के अंदर ये पदार्थ क्यों भरे जाते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्या काम है लवण सेतु का, ये जो साल्ट ब्रिज है, तो ये पहले हाफ सेल थी, अर्ध सेल थी, इसके बाद लवण सेतु ने इन्हें दोनों को जोड़ दिया, यानी कि इसे पूरी सेल बना दी। पहला काम तो लवण सेतु का, साल्ट ब्रिज का, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है क्या भरे होते हैं? इसके अंदर आयन भरे होते हैं, जैसे NaCl। अब क्या होगा? जैसे ही जिंक जो है पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, तो ये जो साल्ट ब्रिज के अंदर आयन है वो निगेटिव आयन इससे निकलेंगे और निकल के इसे बैलेंस कर देंगे। तो ये आयनों को संतुलन करने का, बैलेंस करने का कार्य करता है। इस तरीके से 2 काम साल्ट ब्रिज के हो गए, ठीक है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब सवाल आता है कि गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरी जानकारी लिखनी कहां से कहां तक है। शुरुआत करते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे इसे आप कॉपी में नोट करते चलिए। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या है। जो जो हमने देखा उसी के बारे में ऐसा का ऐसे ही हमें लिखाना है, बताना है। गैल्वेनिक सेल क्या होती है बताओ? वह है सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। और इसे गैल्वेनी और वोल्टिया साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिया सेल भी कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद लिखोगे आप व्यवस्था, अरेंजमेंट। व्यवस्था के अंदर आप लिखोगे कि गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 पात्र होते हैं, 2 बर्तन होते हैं, बीकर होते हैं, जिसमें पहले बीकर के अंदर जिंक सल्फेट का मिश्रण लिया जाता है, मिक्सर लिया जाता है, और इसमें जिंक की रोड को डुबा दिया जाता है। तथा दूसरे बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट का मिक्सर रहता है और इसमें कॉपर की रोड को डुबा दिया जाता है। रोड को डुबाने के बाद इन्हें लवण सेतु से साल्ट ब्रिज से आपस में जोड़ दिया जाता है, और साल्ट ब्रिज एक यू के आकार की एक ट्यूब होती है, नलिका होती है, और इसमें अगर और जिलेटिन जैसे पदार्थ और कुछ आयनिक पदार्थ जैसे NaCl आदि घुले हो सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आप आपके लिखोगे कि इसको जोड़ने के बाद, यह लवण सेतु से जोड़ने के बाद ये एक पूरी सेल बन जाती है। इसके बाद इसमें होने वाली रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, हम देखते हैं। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि जिंक की जो छड़ होती है वो अपने एटम सॉल्यूशन में विलयन में देती है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस छड़ पर ही, जिंक की छड़ पर ही रह जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दान करती है। इसका मतलब इस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने वाली इस अभिक्रिया में जिंक की छड़ पर माइनस चार्ज आ जाता है, और इसको होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है। फिर इसके बारे में आप लिख दोगे, कंप्लीट होगी बात। अब दूसरे भाग में लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे कि कॉपर की जो छड़ है उस पे कॉपर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और कॉपर की छड़ पर प्लस चार्ज आ जाता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसकी वजह से कॉपर पे अपचयन होता है यहाँ पे छड़ पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लगते हैं जब
जिंक की छड़ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं जिंक से कॉपर की तरफ, क्योंकि और जाके ये इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी जिंक से कॉपर की ओर होता है, तथा करंट का फ्लो यानी कि धारा का जो प्रवाह होता है वो कॉपर से जिंक की तरफ होता है, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश की तरफ ही धारा चलती है। ये बात आपने लिख दी। और इस पे होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन बना है Cu, इसके बाद ये लिख देना, और इसके बाद आपको लिखनी है इसकी नेट अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया इस प्रकार से है। इसके बाद ये सेल का चित्र बना देना है, और ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बोर्ड के अंदर आप इतना करके आए, ठीक है। कुछ और बातें हम आपसे करते हैं इनके बारे में। अब नीट जेई वगैरह के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। देखिए, अब समझो एक बात कि ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसकी ध्यान रखनी है एक बात आपको, इनकी जो पावर है, इनकी जो ये जो सेल बनी है, तो इनके अंदर जो वोल्टेज, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, आपको पता है बल्ब जल सकता है, इसका मतलब वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रही है। अब वो जो वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू लगभग 1.1 वोल्ट है, यानी ये छोटा मोटा एक मोटर भी घुमा सकते हैं, इतनी बात आप याद रखें। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.1 वोल्ट है इसकी वैल्यू। अब ध्यान रखो बच्चों, अब अगर मैं इसको इस सेल की व्यवस्था को मैं यहां पे अरेंजमेंट कर दूं 1.1 वोल्ट की बैटरी से कम की, मान लो मैंने ये जो सेल की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, और उसकी जो बैटरी की क्षमता है 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में होता रहेगा, और धारा का जो करंट का जो फ्लो होगा वो भी इसी सेम डायरेक्शन में होता रहेगा, और इस प्रकार की सेल जो है वो हमारी गैल्वेनिक सेल कहलाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति में मैंने क्या किया, ये जो बैटरी है, इसकी ये जो बैटरी मैंने यहां पे अटैच करी, इस बैटरी को मैंने 1.1 वोल्ट से कम करा था पहले, इस बार मैंने सीधा 1.1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो जब 1.1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो हम देखेंगे ना तो करंट का फ्लो होगा और ना ही धारा का कोई फ्लो होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो होगा। इस प्रकार जो ये सेल बन जाएगी, इस सेल को हम कहेंगे रिवर्सेबल सेल, उत्क्रमणीय सेल कहेंगे इसे, उत्क्रमणीय सेल कहेंगे इसे, ये ध्यान रखें आप इस स्थिति में। लेकिन तीसरे केस में मैं क्या बता रहा हूं, मैंने जो बैटरी जोड़ी है, पहले केस में 1.1 वोल्ट से कम थी तो करंट सेम बह रहा था, दूसरे केस में मैंने 1.1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमने देखा कि कोई करंट वरंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस बैटरी को, इस सेल को मैंने कहा उत्क्रमणीय सेल बन गई अभी। तीसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारी जो सेल है इसे मैंने अटैच कर दिया 1.1 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी से, तो हम देखेंगे कि ये क्रिया अपोजिट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो पहले इधर से इधर फ्लो हो रहे थे वो अब इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह ये निगेटिव की तरह एक्ट करेगा, ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और धारा का फ्लो भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस पर ये कब हुआ, जब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी लगाते हैं तो सब कुछ कार्य अपोजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सेल होगी, इस सेल को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान रखना। और इस प्रकार की जो सेल होती है, इसमें एक अच्छी बात आपको बताता हूं कि ये जो साल्ट ब्रिज आपको दिखाई दे रही है, इस साल्ट ब्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम 1.1 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी लगा दें, क्योंकि ये विद्युत अपघटनी सेल बन जाएगी, और विद्युत अपघटनी सेल में साल्ट ब्रिज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बताते हैं कि सेल का जो प्रदर्शन है, सेल को हम कैसे शो करें, सेल को हम शो कैसे करें, सेल का निरूपण कैसे करते हैं। तो सेल का निरूपण करने के लिए ध्यान दें, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन थी, Zn से क्या बन रहा है बोलो, Zn से बन रहा है हमारे पास Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में कॉपर से हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई थी Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, और बना था हमारे पास Cu। तो ध्यान रखना, अब सेल को, इस रिएक्शन को हम कैसे निरूपित करें, कैसे शो करें। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है तो ध्यान रखें एक बात, तो कि जो हमारे पास साल्ट ब्रिज है उसे हम डबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अब इसे हम कैसे शो करें, इसका सेल का निरूपण कैसे कर रहे हैं इस रिएक्शन का। तो देखो, हम क्या बन रहा है हमारे पास, जिंक से Zn+2 बन रहा है, यानी कि इसे ऐसे लिख दो Zn, और ये Zn+2 बन रहा है। तो Zn जो लिखा पहले, इसके बीच में एक इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्या बना Zn+2, तो यहाँ पे Zn+2 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये रिएक्शन पूरी हो गई, फिर क्या करेंगे, बीच में साल्ट ब्रिज लगाएंगे, यानी डबल रेखा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि Cu+2 बन रहा है Cu से, तो हम लिखेंगे इधर Cu+2, और यहाँ पे हमने एक लाइन, और फिर हमारे पास बन गया Cu। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी सेल का। इतनी बातें आपको पता हो गई, ठीक है भाई। अब बात आती है
इसके बाद कुछ और बातें हम इसके बारे में जानते हैं। देखो हमारे पास कुछ टर्म, कुछ वर्ड हमें दिखाई देगी। पहला वर्ड मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड, सेल से रिलेटेड कुछ बातें और भी पूछते हैं पेपर के अंदर। आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या है? तो देखो हमारे पास मैंने क्या लिया था, अगर मैंने सॉल्यूशन लिया था, जैसे ZnSO4 का मैंने सॉल्यूशन लिया था, तो इसके अंदर मैंने कौन सी छड़ डुबाई थी? जिंक की ही तो छड़ मैंने डुबाई थी। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, मिक्सर है, और इसमें मैंने किस धातु की, किस मेटल की छड़ डुबाई? जिंक की। तो इस तरीके की जो छड़ होगी उस छड़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। यानी कि मतलब ये हुआ जब किसी धातु की छड़ को, ये जो मेटल की रोड है, जब किसी धातु, पहले मैं हिंदी में बताऊंगा फिर उसके बाद इंग्लिश में वाले सुन सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ये विलयन था ZnSO4 का, जब किसी धातु की छड़ को, ये जो जिंक की धातु की छड़ है, उसी धातु के, यानी उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या होगा? धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, और विलयन में भी धनावेश या ऋणावेश विपरीत प्रकृति का आ जाता है। इस प्रकार की जो धातु की छड़ होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। यानी समझो मैंने क्या बताया कि भाई जब किसी धातु की मेटल की जो छड़ है उसे मैंने सॉल्यूशन में डुबाया तो क्या होगा? अब या तो ये इलेक्ट्रॉन अपने लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इसने इस पे जमा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये जो इस तरीके की छड़ है, इस छड़ को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। यानी जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के, ये ध्यान रखना है, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पे धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन में विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी मेटल की रोड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सॉल्यूशन में भी अपोजिट चार्ज आ जाता है। ये छड़ कहलाती है, ये रोड कहलाती है इलेक्ट्रोड। आगे चलिए इसके बाद, अब देखो होगा क्या, कुछ इस तरीके का नजरिया देखने को मिलेगा आपको। देखो जरा, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ZnSO4 लिया मैंने, और ZnSO4 में हमने इलेक्ट्रोड डाल दी जिंक की। अब होगा क्या? जिंक की छड़ जो है वो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं, जिंक की जो छड़ है वो अपने एटम्स को बाहर फेंकेगी, यानी +2 +2 +2 इसके चारों तरफ जमा हो जाएगा। +2 +2 इसके चारों तरफ जमा हो गया, और जिंक पे क्या आ गया? -2 यानी -2। तो अब होगा क्या? कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि जब किसी धातु की छड़ को हमने उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया तो इस छड़ पे क्या आया? माइनस चार्ज, और इसके बाहर क्या जमा हो गया? प्लस चार्ज, जिसकी वजह से रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में एक विभव जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, एक विभव उत्पन्न होता है, और इस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये जो विभव है ये विभव कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड भी आपने समझ लिया, और इलेक्ट्रोड विभव पूछ ले तो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आप बताओगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पे धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन में उतनी ही मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको इलेक्ट्रोड पता चल गया और आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पता चल गया। अब यहीं पे एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोड विभव के साथ साथ, एक वर्ड मैं आपको और बताता हूं जो पूछते हैं पेपर में, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ ले कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कर देना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है आपको यहाँ पे लगा देना 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 ATM दाब, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर पर, और बाकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की आप लिख दीजिए, चल जाएगा काम। ठीक है, मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और विलयन में उतनी ही मात्रा में अब विपरीत आवेश आ जाता है, तो इस धातु की छड़ को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अगर मैं हमसे पूछा जाए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आप ऐड कर दोगे कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 ATM दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, आवेश आ जाता है, जिससे इनके बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव में और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है? केवल मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन लिखते टाइम आप 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM ऐड कर दोगे। इतनी बातें हमें पता चल गई, तो हमें इलेक्ट्रोड पता चला, इलेक्ट्रोड विभव पता चला और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें पता चल गया। सेल विभव, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो देखो जरा समझो, सेल विभव या सेल पोटेंशियल को समझ रहे हैं हम। हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये है मान लो,
ये जिंक सल्फेट में डूबा है, Zn है, और ये मान लो हमारे पास एक कॉपर सल्फेट की रोड है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की रोड डूबी है। तो इसका जो ये कौन सा है, ये जो है इस पे क्या हो रहा है, और ये इसका जो विभव होगा, इसकी जो शक्ति होगी इस वाले भाग की, उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका भी कुछ ना कुछ अपना विभव होगा, तो इसे कहेंगे हम अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मान लो कि भाई ये जिंक की रोड है, इसका जो ऑक्सीडेशन विभव है, ये लेफ्ट वाला भाग है, ये राइट वाला भाग है, ये ऑक्सीडेशन वाला भाग है, ये रिडक्शन वाला भाग है, ये पॉजिटिव वाला भाग है, सॉरी ये निगेटिव वाला भाग है, ये पॉजिटिव, ये बात आपको पता है, ठीक। ये ऑक्सीकरण विभव का जो मान है, मान लो जिंक का, तो मान लो इसकी वैल्यू है कितने वोल्ट, -0.76 वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 0.34 वोल्ट, ठीक है। दोनों का अलग अलग है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये है कि दो अर्धशैल अभिक्रियाओं, ये भी अर्धशैल अभिक्रिया, ये भी अर्धशैल अभिक्रिया, दो अर्धशैल अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के जो अंतर होता है, दोनों में जो फर्क होता है, उसको ही हम कहते हैं शैल विभव। यानी शैल विभव का मतलब ये हुआ दो अर्धशैल अभिक्रियाओं, ये भी अर्धशैल अभिक्रिया, ये भी अर्धशैल अभिक्रिया, दो अर्धशैल अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का जो अंतर है उसको शैल विभव कहते हैं। और शैल विभव का जो प्रदर्शन है, उस रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं ई सेल से। अब ध्यान रखना, ई सेल निकालेंगे कैसे, देखो भाई ई सेल निकालने के कई तरीके हैं। देखो जैसे हमारे पास आपको ये वाला जो भाग है, ये कैथोड का दिख रहा है, ये एनोड का आपको दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि जो ई कैथोड वाला जो भाग है उसमें से माइनस कर दो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वो निकल के आ जाएगा। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि भाई ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक ये लिख सकते हैं ई हाइयर, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली घटा दो, माइनस ई लोअर, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे कहा कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है जिंक और कॉपर की, इसका शैल विभव कैलकुलेट करिए, शैल विभव कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको दिख रहा है, फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड वाला मतलब पॉजिटिव भाग, यहाँ पे जो नजर आ रहा है हमें, तो देखो ई कैथोड की वैल्यू बताओ क्या है, अगर इस फॉर्मूले से हम सोल्व कर रहे हैं, कैथोड की वैल्यू बताओ क्या है मुझे। कैथोड का मतलब पॉजिटिव भाग, ये रहा कॉपर का कैथोड, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34, तो यहाँ पे लिख दो 0.34 माइनस ई एनोड की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, एनोड का मतलब जिंक माइनस, ठीक है, बताओ कितनी वैल्यू है, माइनस 0.76। इन्हें अब घटा दो, ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस के लिए हमने ब्रैकेट में लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.34 और प्लस 0.76, बताओ कितना आया। टोटल कर दो इन्हें, 6 और 4 10, और 7 और 3 10, और 1 11, यानी कि इस तरीके से दोनों के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि ये मिला हमें 1.10 वोल्ट, इतना निकल के आया। इस तरीके से हम शैल विभव कैलकुलेट कर गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को आगे कैरी आउट करेंगे।